नमस्कार एस्पिरेंट्स, मैं हूं नाइटन भानु और आपका इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स वगैरह देखने वाले हैं जो हमने फंक्शन पढ़ना शुरू किया था और लास्ट में जहाँ पर छोड़ा था वहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में। और उससे पहले हम एक छोटा सा डाउट देखेंगे। मैंने आपको सी प्लस प्लस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने इंडिपेंडेंट बताया था आपको, तो उस बारे में बात करेंगे। लास्ट में एक बीपीएससी का एग्जांपल है, वो थोड़ा डिटेल में देखेंगे, स्ट्रिंग और कैरेक्टर एरे को लेकर के है। ऑल्दो हमने एरे अभी नहीं पढ़ा है, बट उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा। तो जिनको मतलब ठीक ठाक पता है, डिवीजन के लिए देख रहे हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। जो पहली बार ऐसा हैं जो मतलब जिनको समझ में नहीं आया अभी तक एरे, तो आप अभी के लिए उसको स्किप कर सकते हैं। जब एक दो पार्ट में वीडियो में नेक्स्ट वीडियोज़ में आ जाएगा एरे, तो उसके बाद आप वापस आके इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा यहाँ पर एग्जाम्पल है बीपीएससी का। करेक्ट। तो आते हैं टॉपिक पर। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करें, दोस्तों को भी बताएं, ठीक है। और लाइक और बेल आइकन तो दबा ही दीजिए। मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप वो लिंक देख लें, मतलब ज्वाइन कर लें मटेरियल के लिए। और उसके अलावा आपको इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगा, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और एक यूपीआई आईडी भी मिल जाएगा कि किन्हीं दोस्त को इच्छा हो कि सर को सपोर्ट करना चाहिए तो प्लीज़ कर सकते हैं आप। चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक पे। पहला तो ये सी प्लस प्लस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट मशीन इंडिपेंडेंट, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। एमसीक्यू के नज़र से ये आप याद रखेंगे। मैं ये फर्स्ट लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा यही चीज़ को कि एज अ करेक्शन, राइट। अब इसमें क्या है कि जब मैं इसको स्टडी करने गया ना, मतलब कि मुझे तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ही पता था, बट जब मैं इसको स्टडी करने गया तो अब ये क्या बहुत इसमें घमासान मचा हुआ है, ठीक है। घमासान क्या मचा हुआ है, कहीं कुछ लिख रहा है, कहीं कुछ लिख रहा है, ठीक है। बाकी मेजॉरिटी ऑफ द थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो आपका जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट ही बता रहे हैं, लेकिन जो मतलब एक्चुअल कोडर्स हैं या इस तरह के लोग हैं जो मेरा कम्युनिटी है उसमें हैं, तो उसमें वो लोग उसको इंडिपेंडेंट भी बता रहे हैं कि सी प्लस प्लस में कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। बट द थिंग इज़ कि सी प्लस प्लस डिपेंडेंट कैसे है। डिपेंडेंट ऐसे है कि जब उसको आप एग्जीक्यूट करते हैं तो .exe फाइल बनता है, ठीक है। .exe फाइल आपका लिनक्स या इस पर नहीं चलता है, तो इस कारण से वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो जाता है, क्योंकि आपका एक कोड लिनक्स पे नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि एक्जीक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन क्या है, .exe। इसीलिए जितना भी आप कभी सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए होंगे अपने लैपटॉप में, तो .exe फाइल होता है, वो कोई सॉफ्टवेयर आपका उस पर नहीं चलता है, लिनक्स पे नहीं चलता है। लिनक्स एज इन उबंटू हो गया या फिर फेडोरा हो गया, इस तरह का जो भी है ऑपरेटिंग सिस्टम, उस पर नहीं चलता है। इस कारण से ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो जाता है। लेकिन कई जगह मैंने ऐसा पढ़ा कि अगर आपके इसमें जो आप ये है क्या बोलते हैं उसको, इन्वायरमेंट है, उसमें कंपाइलर अगर है, या आप जो भी कोड यूज़ कर रहे हैं उसमें अगर कंपाइलर है, तो वो फिर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो जाता है। अब यार इतना मतलब दिमाग का दही होने के बाद मैंने बोला कि यार ये जो करेक्ट है, आप एमसीक्यू की नज़र से ये करेक्ट है, बाकी जो कोड करने की नज़र से देख रहे हैं उनको क्या ही मतलब है। वो तो अपना इतना उनकी समझ होता है कि वो हैंडल कर लेंगे चीज़ों को, कि भाई लिनक्स मतलब कम ही यूज़ होता है, बहुत जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टाइप की जगह होती है ना, वहीं पे लिनक्स यूज़ करते हैं, नहीं तो मोस्टली विंडोज़ में ही काम चलता है। जो भी बड़े बड़े कंपनीज़ हैं सब जगह विंडोज़ में ही काम चलता है, ठीक है। तो आप इसके लिए मार्क कीजिए। अब इसका सोर्स क्या है, तो मैंने गीक फॉर गीक से उठाया हुआ है, काफ़ी ऑथेंटिक सोर्स है। ऑलमोस्ट मैं पिछले 14 साल से फॉलो कर रहा हूँ इस साइट को। तो जो भी इसमें लिखा हुआ होता है वो सही लिखा हुआ होता है, तो इसको आप लोग ध्यान रख लेंगे, ठीक। अब प्लेटफॉर्म जो है, प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है, मशीन का मतलब क्या है। मशीन का मतलब क्या है कि आपका मान लीजिए i7 प्रोसेसर है, ठीक है, और एक प्रोसेसर कौन सा है, पेंटियम प्रोसेसर है, ठीक है। तो प्रोसेसर ही अंतर हो गया तो ये मशीन हो जाता है। तो मशीन इंडिपेंडेंट मतलब आप पेंटियम 4 पर चलाएं, मैंने पेंटियम पर चलाएं, या फिर आप i7 पर चलाएं, वो बराबर चलेगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो जाता है। अब प्लेटफॉर्म में क्या आ जाता है, ओएस का फैक्टर आ जाता है। अभी इस प्लेटफॉर्म का भी ना बहुत जगह अलग अलग डेफिनेशन दिए हुआ है कि आप प्लेटफॉर्म मतलब क्या समझते हैं। तो प्लेटफॉर्म जो मैंने बेसिक देखा, जो एग्जाम की नज़र से देखा, उसमें सिर्फ यही था कि इसका जो है ओएस बेस्ड है, ठीक है। ओएस बेस्ड एज इन आप विंडोज़ पे चला रहे हैं, लिनक्स पे चला रहे हैं, मैक ओएस पे चला रहे हैं, तो किस पे चला रहे हैं, वो सिर्फ ओएस बेस्ड है एमसीक्यू एग्जाम्स की नज़र से, ठीक है। बाकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। अब चूँकि मैं इस बैकग्राउंड से हूँ तो थोड़ा ज़्यादा घुसने लग गया था, ठीक है। और अब खुद का ही दिमाग का दही कर लिया मैंने। तो ये याद रख लीजिएगा कि सी प्लस प्लस क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है और मशीन इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और सवाल आ जाए और अगर आप प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट गलती से मार के आ जाएं, तो प्लीज़ वो सोर्स मत पूछिएगा कि कहाँ पर सर आपने इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट देखा, तो वो मुझे बताइए, मुझे ऑब्जेक्शन में डालना है। चलिए आते हैं टॉपिक पे। तो पहला अपना क्या है, डिफ़ॉल्ट फंक्शन पैरामीटर्स। तो हमने क्या देखा इससे लास्ट वीडियो में कि फंक्शन जो है वो पैरामीटर लेता भी है और नहीं भी लेता है, ठीक है। तो नहीं लेता है तो सीधा हम कॉल मारते हैं और अपना काम हो जाता है। अगर पैरामीटर लेता है तो हम क्या करते हैं, उसको
आर्गुमेंट भेजते हैं एज अ पैरामीटर, वो एज अ पैरामीटर उसको रिसीव करता है और फिर उसको प्रोसेस करता है और अपना काम करता है फंक्शन। ठीक, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का क्या मतलब है कि हम क्या करेंगे कि उसमें एक इक्वल टू लगा करके ये इतना तक तो आपको पता ही है, यहाँ तक तो नॉर्मल होता है, ये एक इक्वल टू लगा करके एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम डाल देंगे। अगर आपने भेजा, अगर कुछ आपने वैल्यू भेजा तो इसको ये स्किप मार देगा, इसको ये नहीं पूछने जाएगा। ठीक, अगर आपने नहीं भेजा तो क्या करेगा कि ये जो है एरर नहीं मारेगा। पिछले वाले केस में क्या हो रहा था कि अगर आपने डिफ़ॉल्ट पैरामीटर सेट नहीं किया और आपने किसी फंक्शन को ऐसे ही कॉल कर दिया विदाउट सेंडिंग द पैरामीटर, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपको एरर मार देगा, क्योंकि आप आर्गुमेंट तो भेज रहे हैं। ठीक है, आर्गुमेंट पैरामीटर तो आपको मेंशन्ड है, स्ट्रिंग नेम जो है मेंशन्ड है, लेकिन आप जब कॉल कर रहे हैं तो उसमें कोई ब्लैंक स्पेस आप भेज रहे हैं। ठीक है, तो फिर वहाँ पर एरर मार देता है। करेक्ट, तो इसमें आप एक आध लाइन है, पहला तो ये कि ये ऑप्शनल चीज़ है। ठीक है, आपको ज़रूरी नहीं है कि डालना है, अगर आप डाल देते हैं तो अच्छी बात है ना, कि मतलब कभी एरर नहीं मारेगा, बाय डिफ़ॉल्ट उससे वैल्यू उठा ही लेगा। ठीक है, और अगर नहीं डालते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो आप उसको आर्गुमेंट भेज रहे हैं फंक्शन को। ठीक है, नहीं तो एरर मारेगा। हेल्प्स टू अवॉइड मैंडेट, ठीक है, ये जो मैंडेटरी था टू ऑफ सेंडिंग आर्गुमेंट टू फंक्शन कॉल। ठीक है, तो फंक्शन कॉल में अपने को जो मैंडेटरी था कि आप ये भेजिए आर्गुमेंट, वो हमको अवॉइड करने में हेल्प करता है। तो इसको समझते हैं। एग्जाम्पल, बहुत ईजी एग्जाम्पल है। ठीक है, वाइड माई फंक्शन, एक फंक्शन लिखा हुआ है जिसमें मैंने एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या लिया हुआ है, भानु जो है ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर लिया हुआ है। बाकी हम क्या करेंगे, पहला हम कॉल लगाए हैं, अब ये क्या है, मेन में आएगा। ये जो मैंने ये लाइन लगाया है ना, लाइन इसलिए लगाया कि भाई ये जो है ये मेन फंक्शन के अंदर में आएगा। ठीक है ना, तो उतना नहीं लिखने के बदले मैंने सीधा ही लिख दिया इसको। तो आपने क्या किया, फंक्शन कॉल लगाया, या आपने क्या किया, यहाँ पर पूजा भेजा, तो ये क्या करेगा, नेम जो है ये पूजा प्रिंट कर देगा। तो पहले क्या हो जाएगा, पूजा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद शशांक प्रिंट हो जाएगा, शशांक प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है कि ब्लैंक भेजा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर उठाएगा और भानु प्रिंट हो जाएगा। अब यही चीज़ मैं आपको कुछ देर पहले बोल रहा था कि अगर आप ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर सेट नहीं करते और यहाँ से ये ब्लैंक भेज देते तो ये आपका एरर दे देता। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या काम कर होता है, कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल पैरामीटर्स हो सकते हैं, मल्टीपल डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स हो सकते हैं। ठीक है ना, तो इसके बाद आ जाते हैं मल्टीपल पैरामीटर्स पर। हमने सिंटैक्स में देखा था कि पैरामीटर जो है आप कितना भी रख सकते हैं, मैंने आपको बोला था 1000 2000 भी रख लीजिए, लेकिन इतना प्रैक्टिकली इतना साउंड नहीं होता है, क्योंकि एक फंक्शन जो है छोटा काम करता है, उसमें 2000 पैरामीटर आप भेजेंगे तो पैरामीटर ही लिखने में आपका 1 महीना लग जाएगा, तो क्या ही मतलब है उस चीज़ का। तो 10 पैरामीटर तक बहुत हो गया, मतलब ऐसे तो 2 3 4 में ही हो जाना चाहिए काम, लेकिन 10 पैरामीटर तक मैक्स हो गया। ऐसा ही कुछ ऐसा आप अलग काम कर रहे हैं जिसमें 10 पैरामीटर चाहिए, तो यू कैन राइट दैट। तो इसमें जो है 2 चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि मल्टीपल पैरामीटर्स आ गए तो 2 चीज़ का ध्यान रखना है। एक तो सेम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, जितना आपने उसमें मेंशन किया है, पैरामीटर्स मेंशन किया फंक्शन में, उतना ही आपके आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए जो आप कॉल कर रहे होंगे। तो ठीक, और दूसरा सेम ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, सेम ऑर्डर मतलब अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है, यही एग्जाम्पल से ही देख लेते हैं कि सेम ऑर्डर और सेम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए, आप ये गौर कीजिए, स्ट्रिंग एफ नेम और इंट एज लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि 2 हैं, ये पहला पैरामीटर है, ये दूसरा पैरामीटर है। ठीक है, तो यहाँ जब आप कॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 पैरामीटर भेजने पड़ेंगे, है ना, हर जगह 2 पैरामीटर्स हैं। एक तो ये हो गया, ये पहला वाला बात हो गया कि सेम नंबर होना चाहिए। सेम ऑर्डर कहने का मतलब क्या है कि अगर आप ये यहाँ पर ये लिख देते हैं कि माई फंक्शन, ठीक है, 31 भानु, अब ये क्या हो जाता है, ये आपका गड़बड़ हो जाता है। क्यों गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि यहाँ तो पहला जो ये आपका ये पैरामीटर रिसीव करने वाला जो फंक्शन पैरामीटर है दैट इज ऑफ स्ट्रिंग टाइप, आप क्या भेज रहे हैं, इंट टाइप का भेज रहे हैं, और दूसरा अपना इंट टाइप का आप क्या स्ट्रिंग टाइप भेज रहे हैं, तो ये क्या आपको एरर मार देगा। तो ये आपका दूसरा पॉइंट था जो मैंने आपको बताया था, सेम ऑर्डर में होने चाहिए कि जिस ऑर्डर में आपने वो लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर तो एरर मार दिया, लेकिन अगर मान लीजिए 2 इंट होता, मान लेते हैं कि इंट होता, ठीक है, इंट ए इंट बी होता मान लेते हैं, और इधर से आपने क्या किया कि कुछ ए के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू था, मान लीजिए इधर भी ए ही था और इधर भी बी ही था, ए के कॉरस्पॉन्डिंग ए वैल्यू था, बी के कॉरस्पॉन्डिंग बी वैल्यू था। ठीक है, मीनिंग मतलब आपको जो यूज़ करना था उसके लिए ये ए जो लिखे हुए हैं, आप यहाँ पे ए यूज़ कर रहे होंगे कुछ काम के लिए, तो जिस काम के लिए आप ए यूज़ कर रहे थे उसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मेन फंक्शन में ए ही था। ठीक है, A1 मान लेते हैं थोड़ा अलग बताने के लिए, और इसको B1 मान लेते हैं। ठीक है, फंक्शन में B का जो काम था, यहाँ पर कुछ B का काम हो रहा होगा, उसके लिए कोरस्पॉन्डिंग जो हमको वैल्यू भेजना था वो B1 था, और हम क्या भेज दिए, B1, A1 भेज दिए।
ठीक है, B1 कॉमा A1 भेज दिए। अब इससे क्या होगा कि इसमें A में क्या मिल जाएगा, इसको B1 मिल जाएगा, और B में क्या मिल जाएगा आपको, A1 मिल जाएगा। तब इससे क्या होगा कि अब कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो होने थे वो उल्टा हो गया, लेकिन यहाँ पर एरर नहीं मारेगा। क्यों एरर नहीं मारेगा? क्योंकि इसका भी इंट डेटा टाइप है, इसका भी इंट है, इसका भी इंट है, इसका भी इंट है। चूंकि डेटा टाइप सेम है इसलिए एरर नहीं मारेगा। ये वाला एग्जांपल में आपको एरर मार रहा था, लेकिन इस केस में आपको एरर नहीं मारेगा। क्यों नहीं एरर मारेगा? क्योंकि डेटा टाइप का मिसमैच यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, बट यहाँ पर आपका लॉजिकल एरर निकल के आ जाएगा। ठीक है, सिंटैक्स वाला एरर नहीं आएगा, यहाँ पर लॉजिकल एरर आ जाएगा, कुछ से कुछ करके वो आपको दे देगा। ठीक है, कहीं ना कहीं वो आपको जब आप रिजल्ट देखेंगे तब लगेगा यार कुछ तो गड़बड़ किया है, तब पता चलेगा भाई ए को A1 भेजना था, मैंने B1 भेज दिया था। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका आप अगर आउटपुट देखना चाहें तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेम रहेगा NAME। ठीक है, नेम, ठीक है, पहला नाम भानु है। ठीक है, एज, और एज कितना है, 31 है। ठीक है, इस तरह से चलते चलेगा ये चीज़। ठीक है, सेम फॉर राहुल, सेम फॉर पूजा, तो ये नॉर्मल है। तो ये मल्टीपल पैरामीटर्स के एग्जांपल हो गए। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा रिटर्न कीवर्ड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से इतने सवाल बनने के चांसेस कब हैं? यहाँ पर एक सवाल ये बन सकता है ना कि आपको पैरामीटर उल्टा करके दे दे और आपको आपका ध्यान नहीं जाए, तो ये करके दे सकता है। यहाँ पे पैरामीटर्स पे सवाल आ सकते हैं। इसमें डिफ़ॉल्ट में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है सवाल बनते हुए। ठीक है, अच्छा, डिफ़ॉल्ट में अगर जैसे मेरा डिफ़ॉल्ट यहाँ भानु था ना, अगर मैं पूजा के बदले भानु भेज देता तो भी ये प्रिंट भानु कर देता। वहाँ पर कोई ऐसा मतलब लड़ाई नहीं करने लग जाता कि भाई डिफ़ॉल्ट भी यही है, मैंने यही रिसीव किया है तो मैं तुमसे लड़ूंगा, भानु लड़ूंगा। ऐसा लड़ना नहीं है, राइट। ये मल्टीपल पैरामीटर्स हो गए। रिटर्न कीवर्ड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, रिटर्न कीवर्ड जो है हम फंक्शन में यूज़ करते हैं। ठीक है, मेन एक फंक्शन है, मेन का फंक्शन जो है उसमें भी हम लोग रिटर्न लिखते हैं। ठीक, तो आते हैं टॉपिक पे। हाँ, पहला तो लाइन क्या है, फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन मैंने आपको बताया था, वो जो पहला लाइन होता है फंक्शन का, दैट इज फंक्शन डिक्लेरेशन शुड कंटेन डेटा टाइप ऑफ रिटर्न वैल्यू। ठीक है, रिटर्न जो भी वैल्यू आप वो फंक्शन रिटर्न कर रही होगी उसका जो भी डेटा टाइप होगा वो आपका फंक्शन डिक्लेरेशन में पहला वर्ड वही होना चाहिए। किसी भी फंक्शन का पहला वर्ड क्या होता है, डेटा टाइप होता है उसके रिटर्न का। ठीक है, तो फंक्शन डिक्लेरेशन में रिटर्न वैल्यू जो भी जैसा भी वैल्यू रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग हो गया, इंट हो गया, कैर हो गया, जो भी रिटर्न कर रहा होगा उससे कोरस्पॉन्डिंग उसका डेटा टाइप आपको फंक्शन डिक्लेरेशन में होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर वाइड कीवर्ड डाल दिया, वाइड कीवर्ड ये है ना, ये वाइड अपना कीवर्ड इसमें डाल दिया डिक्लेरेशन में, तो नो रिटर्न अलाउड। ठीक है, तो रिटर्न फिर आप नहीं कर सकते। अगर ऑल्दो आप अगर वाइड लिख देंगे और फिर आप नीचे फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट लिख देंगे तो आपको एरर मार देगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या है, फंक्शन डेफिनेशन की बात हो रही है। फंक्शन डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, दिस इज बॉडी। ठीक है, दिस इज बॉडी ऑफ फंक्शन, इसको क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ फंक्शन बोलते हैं। शुड कंटेन रिटर्न कीवर्ड, इसमें क्या होना, रिटर्न कीवर्ड होना चाहिए along with वैल्यू टू बी रिटर्न्ड। ठीक है, व्हाट इफ हमने रिटर्न जो है फंक्शन डिक्लेरेशन में रिटर्न का डेटा टाइप लिख दिया लेकिन हमने रिटर्न लाइन नहीं लिखा। ठीक है, तो हमने कंपाइलर को ये बता दिया कि ये फंक्शन जो है ये इस डेटा टाइप का, वाइड अगर है तो कोई बात ही नहीं है, कोई कुछ रिटर्न नहीं करना। लेकिन अगर कोई मान लीजिए इंट लिखा हुआ और आपने रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा उस फंक्शन में, तब क्या, तब एरर मारेगा या नहीं मारेगा। ठीक है, उस केस में वार्निंग आता है एक। ठीक है, मैंने कंपाइल करके देखा है ऐसे लाइन्स को, तो उसमें क्या दिखाता है आपको कि वार्निंग देकर के कोड तो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है बिकॉज देयर इज नो एरर। ठीक है, रिटर्न टाइप है लेकिन आपने डेटा टाइप है लेकिन आपने रिटर्न स्टेटमेंट या रिटर्न कीवर्ड नहीं यूज़ किया है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वार्निंग दे देगा आपको कि आपके साथ ये मिसिंग है, मतलब रिटर्न जो कीवर्ड है या रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो मिसिंग है आपके इस फंक्शन में से। ठीक है, ये वार्निंग देकर के वो कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है, एरर नहीं मारता है। राइट, आप वार्निंग को एरर ले सकते हैं बट वो तो वार्निंग ही है ना। नेक्स्ट लाइन है ऑल्सो रिटर्न्स कंट्रोल एंड एग्जीक्यूशन फ्लो टू कॉलिंग पॉइंट। ठीक है, तो रिटर्न कीवर्ड से क्या होता है कि जैसे ही उसको फंक्शन मिलता है तो जो भी कंट्रोल और एग्जीक्यूशन है वो आपका जहाँ से कॉल किया गया होगा वहाँ पर वो चला जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना है कि मैंने क्या भेजा, फंक्शन को कुछ आर्ग्यूमेंट्स भेजे। ठीक है, फंक्शन ने उसको एज ए पैरामीटर रिसीव किया, उसको प्रोसेस किया और उसने रिटर्न किया। ठीक है, रिटर्न किया अगर, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आपके पास तीन ऑप्शंस हैं। पहला तो ये
कि आप उसको सी आउट करके सीधा प्रिंट कर लें, जो उधर से रिटर्न आया है उसको आप प्रिंट कर लीजिए, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये कि आपने कोई वेरिएबल वहाँ से कुछ आ रहा होगा, मान लेते हैं एक स्ट्रिंग वैल्यू आ रहा है रिटर्न होकर के, ठीक है, फंक्शन से, तो आपको क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाएंगे और उसमें उसको रिसीव कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको जो प्रोसेस करना होगा करा करके जो भी करना होगा कर लेंगे, ठीक है। तीसरा चीज़ ये होता है कि मैंने उसको किसी वेरिएबल में रिसीव ही नहीं किया, उधर से डेटा टाइप है, रिटर्न का डेटा टाइप मेंशन्ड है डिक्लेरेशन में, डेफिनेशन में रिटर्न स्टेटमेंट मेंशन्ड है, तो फंक्शन तो कंप्लीट हो गया, दोनों चीज़ों को सेटिस्फाइड हो गए। मैंने जहाँ से कॉल किया है वहाँ मैंने कोई एक वेरिएबल नहीं रखा कि भाई वो जो वैल्यू रिटर्न होकर आ रहा है वो मैं स्टोर करूँ, तब क्या होगा, तब एरर मारेगा या नहीं मारेगा, तो उस केस में एरर नहीं मारेगा, ठीक है। बस यही होगा कि वहाँ से जो वैल्यू आएगा वो पकड़ने वाला कोई नहीं होगा, कोई पकड़ने वाला नहीं होगा, तो वो वैल्यू मतलब लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है, कोई काम का नहीं हो पाएगा, राइट। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, उसके थ्रू हम लोग इसको समझते हैं, ठीक। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अब इसको थोड़ा 2-4 इसमें मैं तरीके से इसको बताऊंगा। पहला तो ये कि यही मैं बोल रहा था आपको कि डिक्लेरेशन ये क्या है अपना, यहाँ से लेकर के ये क्या है, डिक्लेरेशन है, ये क्या है आपका, डेफिनीशन है, दिस इज डेफिनीशन, ठीक है, दिस लाइन इज डिक्लेरेशन, ठीक। तो ये तो मैंने आपको बताया था, तो उम्मीद है आपको पता होगा, तो जो लोग पहली बार आ रहे हैं तो उनको लिए थोड़ा सा एक लाइन था। अब इसके बाद क्या होता है कि आपने क्या किया, यहाँ से रिटर्न कर दिया, तो अब रिटर्न चाहे तो आप यहाँ पर एक वेरिएबल बना करके उसमें स्टोर करके रिटर्न वो कर सकते हैं। मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ रिटर्न x + y, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे कि इंट a = x + y, ठीक है, रिटर्न a, ठीक, ये भी लिख सकते थे, सेम है। तो मैंने इस वेरिएबल को क्या किया, स्किप मार दिया, सीधा ही रिटर्न कर दिया था यहाँ पर, ठीक, करेक्ट। अब और क्या कर सकते हैं इसमें, मैं इस रिटर्न टाइप को अगर यहाँ पर मैंने यहाँ तो अगर कर देंगे तो बॉडी में कुछ बचेगा ही नहीं, यहाँ पर हम लोग कमेंटिंग नहीं करेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कमेंटिंग कर दिया, इसको रिटर्न कमेंट कर दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये मेंशन्ड है, तो क्या होगा, इसमें आपको वार्निंग देगा, एरर नहीं देता है, कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, ऐसा नहीं है कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। एरर मतलब होता है कोड आपका एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, आप उसको सही कीजिए तब एग्जीक्यूट होगा, लेकिन यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा विथ अ वार्निंग, ठीक। तो ये यहाँ पर ये बात हो गई। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, ये तो इसकी बातें हो गई, फंक्शन के अंदर की बातें हो गई। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि ये मेन वाला पार्ट, मेन वाले पार्ट में हमने क्या किया कि इस एडिशन को भेजा, मैंने कॉल किया, और यहाँ से जब ये इसने रिटर्न किया होगा तो ये वैल्यू यहाँ पर आया होगा, मान लीजिए कितना भेजा, 5 और 3 8, 8 क्या होगा आया होगा, ये जेड में स्टोर हो गया होगा, जेड का वैल्यू क्या 8 हो गया होगा। अभी प्रिंट किया होगा इसको तो ये 8 प्रिंट किया होगा, ठीक। अगर मैं जस्ट इन केस मैं आपको ये बता रहा था कि इस लाइन के बदले, ये वाला जो लाइन है इसके बदले मैं ये लिख दूं सीधा एडिशन 5,3 और नीचे कुछ भी नहीं होगा, सीधा नीचे रिटर्न 0, तो क्या ये एरर मारेगा या एग्जीक्यूट होगा, तो ये एरर नहीं मारेगा, आपको वार्निंग दे सकता है लेकिन एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सवाल यही था कि यहाँ से हम रिटर्न कर रहे हैं, मतलब ये जो कॉल वापस जब इस पर आया होगा तो वैल्यू लेकर के आया होगा, वैल्यू को पकड़ने वाला कोई नहीं है, तो क्या होगा, अब क्रिकेट में हवा में बॉल है, नीचे कैच करने वाला कोई है तब तो ठीक है, कैच करने वाला नहीं है तो वो ज़मीन पर गिर के पड़ा रहेगा, तो वही पड़ा रहेगा, यहीं पर पड़ा रहेगा, कोई उसको लेने वाला देखने वाला नहीं है, ठीक है। ये मैं आउटपुट के नज़रिए से ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। जो कोडिंग कर रहे हैं, मान लीजिए कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो उनके लिए तो मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये, क्योंकि उनको ये बाय डिफ़ॉल्ट पता होना चाहिए कि भाई वहाँ से कॉल करके वैल्यू आया तो हमको आगे यूज़ करना है ना। बट एग्जाम में क्या होता है, घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसलिए मैं पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ कि अगर ऐसा कर दिया तो क्या होगा, ऐसा कर दिया तो क्या आउटपुट देगा या नहीं देगा, एरर देगा, वार्निंग देगा, क्या होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है इसमें कि हम सवाल नहीं आता, एक और तरीका से ये कर सकते हैं कि सी आउट से हम लोग कर लें। 3 केसेस हैं, चाहे तो आप वैल्यू में रिसीव कर लीजिए या फिर आप सीधा ही ऐसे ही लिख दीजिए, तो इसमें आप क्या वैल्यू यूज़ नहीं कर पाएंगे। आप सी आउट में क्या कर सकते हैं, हम लोग सीधा एडिशन को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक तरीका, सीधा हम प्रिंट ही कर लेते हैं। बट जनरली वी डोंट डू दिस, क्योंकि जनरली जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो वहाँ जो वैल्यू आता है वो हम आगे यूज़ करते हैं, इसीलिए हम फंक्शन को कॉल ही करते हैं। अभी प्रिंट ही करना था तो वो उधर फंक्शन से ही प्रिंट हो जाएगा, नीचे यहाँ पर क्यों प्रिंट करने का मतलब है ना। तो उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। तो 3 तरीके से हमने इसको देखने की कोशिश की है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग बीपीएससी के सवाल पे, क्योंकि ऑलरेडी टाइम 19 मिनट 20 मिनट हो चुका है लगभग। बीपीएससी के सब सवाल पे आ जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सवाल ठीक ठाक बढ़िया सवाल है।
है ना। तो सवाल ये था कि बीपीएससी ट्री 1 में क्वेश्चन नंबर 62 सेट ए में आया था ये चीज़। तो किन्हीं भाई साहब ने ये पूछा है, तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा डिटेल में ही ले लेते हैं, राइट। तो जिनको एरे का ज्ञान हो वो देख लीजिए, जिनको नहीं ज्ञान हो, जो सीख ही रहे हैं अभी, तो आप थोड़ा स्किप मार सकते हैं, इस पार्ट को देख लीजिए। मतलब समझ में आए तो बेहतर, नहीं समझ में आए तो जब आपको एरे पढ़ा दिया जाए तो आप वापस आके देखिएगा, इसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा है कि C++ में अगर हमको चाहिए, क्या चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए। स्ट्रिंग हम लोग दो तरीके से मिलता है, ठीक है। पहला तरीका क्या है कि कैरेक्टर एरे बना ले, S1 = 6, S1 6 इसका लोकेशन तैयार किया और उसमें हमने इनिशियलाइज कर दिया वैल्यू। अब इस यहाँ पर कितना 5 ही वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। छठा वैल्यू जो है सो बाई डिफ़ॉल्ट आपका एक ये ऐसा कुछ आ जाता है ना। इससे ये पता चलता है कि ये जो है कैरेक्टर एरे जो है ये ख़त्म हो रहा है, करेक्ट। तो ये आप ये इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर एस स्ट्रिंग टाइप से भी कर सकते हैं आप। मतलब डेटा टाइप आपका कैर है, डेटा टाइप आपका कैर है। कैर डेटा टाइप में, कैर डेटा टाइप, ये कैर डेटा टाइप है ना आपका, ये कैर डेटा टाइप में दो तरीके से आप इनपुट ले सकते हैं। पहला तो आप एज एरे ले सकते हैं, क्योंकि ये तो दिख ही रहा है कि ये एरे है। ये तो बहुत सिंपल लाइन है, ये जो लाइन है बहुत सिंपल है। क्यों सिंपल है? क्योंकि कैरेक्टर एरे आपने एक डिक्लेयर किया, ठीक है, डिफाइन किया, और उसके बाद आपने उसका वैल्यूज़ ले लिया, डिक्लेयर कर लिया उसको, ठीक है, डिक्लेयर करके डिफाइन कर लिया, राइट। तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि सीधा सीधी ये तो समझ में आता है अपने को कि भाई एक एरे कैसे हम लोग इनिशियलाइज करते हैं। इनफैक्ट इंट का हो या फिर फ्लोट का हो तो उसका भी कैरे हम लोग ऐसे ही इनिशियलाइज करते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है दूसरा वाला जो है, ये वाला, इसमें भी कैरेक्टर है, कैरेक्टर एरे लिया है। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, सीधा ही इसको ये कर ले रहे हैं, वैल्यूज़ को उठा ले रहे हैं, ठीक है, वैल्यूज एज एन स्ट्रिंग फॉर्म में उठा ले रहे हैं। तो ये क्या करता है कि C++ कंपाइलर इज इंटेलिजेंट एनफ टू डिकोड दिस, कि ये भाई स्ट्रिंग जो है इसको एज ए स्ट्रिंग नहीं ट्रीट करना है, कैरेक्टर एरे है तो कैरेक्टर एरे की तरह प्रिंट कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक दो सवाल है। पहला सवाल तो ये कि प्रिंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको प्रिंट करने के लिए सी आउट S1 कर लीजिए, ठीक है। ये प्रिंट कर देगा आपका, ऑल्दो ये एरे फॉर्म में है तो भी प्रिंट कर देगा, ठीक है। या फिर सी आउट S2 कर लीजिए दूसरे वाले के लिए, तो ये भी आपका प्रिंट कर देगा। यहाँ पर आपको वो ब्रैकेट वैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा ये नाम लिख देंगे, नाम से ये प्रिंट हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसका आउटपुट आपको मिल जाएगा हेलो, और इसका आउटपुट मिल जाएगा आपको वर्ल्ड, ठीक है। हेलो और वर्ल्ड क्यों मिला? क्योंकि दोनों ही केस में सेम काम हो रहा था, लेकिन अलग तरीके से हो रहा था, ठीक है। दोनों ही केस में कैरेक्टर एरे ही तैयार हो रहा था। दोनों केस में कैरेक्टर एरे में आप हर लोकेशन पे वैल्यूज डाल रहे थे, लेकिन इनपुट करने का तरीका अलग है, डिफाइन करने का तरीका अलग है, इनिशियलाइज करने का तरीका अलग है। तो इनिशियलाइज जो यहाँ कर रहे हैं ये आपको नॉर्मल एरे की तरह कर रहे हैं, दूसरा स्ट्रिंग फॉर्म में कर रहे हैं, दोनों ही फॉर्म में ये ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आता है इसमें कि क्या ये काम करेगा, ठीक है, क्या ये काम करेगा? तो ये काम नहीं करेगा। जो सर ने सवाल पूछा था उसमें एक जो बीपीएससी का सवाल है वो इतना ही दूर है, ये मैंने एक्स्ट्रा अपना तरीके से ऐड किया है, माई एडिशन है ये, माई ऐड, ठीक है। ये बीपीएससी का पार्ट था, ऐसी को प्रिंट करके ये किए हुआ था, नीचे में प्रिंट सी आउट स्टेटमेंट था, कुछ भी ऐसा अलग से नहीं था। तो क्या ये काम करेगा? तो प्लस ऑपरेटर, ये जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर कैनॉट बी यूज्ड, क्यों नहीं? क्योंकि ये कुछ भी है तो एरे ही है, भले हम स्ट्रिंग फॉर्म में इनपुट ले रहे हैं। आपका जो बीपीएससी का ये एग्जांपल है या बीपीएससी का जो सवाल था उसमें इस फॉर्म में लिया हुआ था, आप एक बार चेक कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 62। इनफैक्ट मैं एक सीधा प्रिंट ही कर देता हूँ वो वाला चीज़। ये रहा आपका बीपीएससी का सवाल, ठीक है, एग्जैक्टली सेम सवाल है, ठीक, कोई फेरबदल नहीं है इसमें। वो मैंने अपने हिसाब से समझाने के लिए थोड़ा बहुत किया हुआ है। तो इसमें क्या था कि इसने पहले वाला भी स्ट्रिंग टाइप से लिया था, दूसरा वाला भी स्ट्रिंग टाइप से लिया था, कैर का एरे है। तो कंपाइलर क्या कर रहा है, इसको एज ए एरे ले रहा है, ऑल्दो स्ट्रिंग फॉर्म में लिखा हुआ है डबल कोट्स के अंदर में, लेकिन ये क्या हो रहा है, एज अ कैरेक्टर एरे ले रहा है। अब इस कैरेक्टर एरे पर आप ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है, यहीं पर, इसीलिए ये एरर मार देगा ये। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब इसको समझने के लिए हमने कुछ समझा हुआ है, उसको आगे बढ़ाते हैं चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बोला कि इस पर आप ये ऑपरेटर यूज़ नहीं कर सकते, C+ ऑपरेटर यूज़ नहीं कर सकते। देन व्हाट इज़ द तरीका, ठीक है, तरीका क्या होना चाहिए इसको जोड़ने का? तो इसको जोड़ने का दो तरीका है, ठीक है। पहला तरीका क्या है कि आप strcat फंक्शन यूज़ कर लीजिए, ठीक है,
यूज़ strcat, ठीक है। स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन टाइप से नाम होना चाहिए इसका, मतलब str लिखा हुआ स्ट्रिंग और cat कॉन्केटेनेशन, ठीक है। ये आप कैरेक्टर एरे पर परफॉर्म करते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका दो कैरेक्टर एरे कौन सा है, S1, S2। अब इसको कैसे यूज़ करते हैं, तो इसको सीधा क्या होता है, इसमें आप ये सीधा ही लिख देते हैं यहाँ पर, ये जो पूरा लाइन लिखा हुआ है ना, इसके बदले सीधा आप इसको पुट कर देते हैं, मतलब यूज़ नहीं लिखना था, ठीक है, ये सीधा पुट कर देते हैं। तो अब बोलेंगे सर आप आउटपुट कैसे आता है इसमें, इस केस में। तो इसमें क्या होता है ना कि आपको ये स्ट्रिंग इनपुट लिया, ये स्ट्रिंग इनपुट लिया, दोनों को जोड़ेगा और ये पहले वाले में डाल देगा। यानी कि अगर आप इसको प्रिंट कर लेते हैं, cout S1 कर लेते हैं इसको, अगर cout S1 कर लेते तो ये आपको आउटपुट दे देता, तब आप घबरा जाते है ना। तो यहाँ से आपको दो चार चीज़ समझ में आता है, ठीक है। थोड़ा क्लियर करते हैं चीज़ों को और फिर समराइज़ करते हैं इसको। तो पहला पॉइंट हमने क्या देखा इसमें कि कैरेक्टर एरे का दो तरीके से इनपुट ले सकते हैं, एक तरीका ये हो गया और दूसरा तरीका आपका ये हो गया इनपुट लेने का तरीका। जोड़ने का क्या तरीका हो गया, दोनों को कॉन्कैट करना है, ठीक है। तो ये आप यूज़ नहीं कर सकते, तो आप क्या यूज़ करेंगे, पहला चीज़ यूज़ कर लेंगे strcat S1, S2 आप यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि S1 S2 दोनों को जोड़ करके वो S1 में डाल देता। तो इसलिए अगर आप यहाँ पर कोई आपको अलग से वेरिएबल लेने की ज़रूरत नहीं है, इस जगह पर कोई वेरिएबल लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कि भाई ये स्ट्रिंग कैट जो है strcat जो है वो आपको रिटर्न करेगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सीधा ही सीधी आपको जो ये रिटर्न करता है वो आपको ये स्ट्रिंग करता है रिटर्न, मतलब पहला मतलब जो दोनों को जोड़ करके वो एज स्ट्रिंग फॉर्म में रिटर्न कर देता है। मान लीजिए इसको आप ये कर लेते हैं, cout कर लेते हैं, cout strcat कर लेते हैं सीधा सीधी S1, S2। तो ये आपको जोड़ के दे देता है, हेलो वर्ल्ड आ जाता है इसका आउटपुट। क्या आ जाता है, हेलो वर्ल्ड, HELLO हेलो, ठीक है। स्पेस नहीं आता क्योंकि स्पेस वहाँ भी नहीं है, तो ये सीधा जुड़ा हुआ आ जाता है वर्ल्ड, करेक्ट। ये आपका strcat का तरीका है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप एरे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एरे यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका, एक तो strcat हो गया, दूसरा एरे, ठीक है, ARRAY एरे। अब इस एरे में क्या करेंगे, आप एक कैरेक्टर एरे लेंगे, कैर एरे ले लेंगे S3, मान लेते हैं 20, थोड़ा बड़ा ही लेते हैं, ठीक है, 20 ले लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, आप पहले आप लूप दोहराएंगे। तो पहला जो है इसमें पहले S1 को फेच करेंगे, S1 को डालेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप S2 को डालेंगे इसी कैरे में, और क्या करेंगे आप cout S3 कर लेंगे, क्या करेंगे, cout S3 कर लेंगे आप, ठीक। तो इसमें क्या हम कर रहे हैं, बेसिकली ये क्या किया है, एक कैरेक्टर एरे लिया है यहाँ पर, लेकिन इसमें क्या किया, इसने प्लस ऑपरेटर यूज़ करके कॉन्कैट करने की कोशिश की है। तो ऐसे नहीं कर सकते। तो इसको करने का क्या तरीका है कि आप कैरेक्टर एरे लीजिए और आप लूप दोहराइए, लूप दोहरा करके उसमें से एक वैल्यू उठाइए, S3 में, S1 से पहला वैल्यू उठाया, S3 में डाला, दूसरा वैल्यू उठाया, S3 में डाला, तीसरा वैल्यू उठाया, S3 में डाला। तो ऐसे करके डालते जाइए। फिर जब S1 आपने डाल दिया होगा तो फिर आप S2 डालिए, S2 का सारा जो भी एलिमेंट्स है वो उसमें डालते चलिए, और उसको S3 को आप फिर प्रिंट कर लीजिए। तो ये दूसरा तरीका है, ठीक है। तो ये आपसे फंसा सकता है। यहाँ पर एक सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इस बार भी बन सकता है, ठीक है। क्या सवाल बन सकता है कि ये क्या करेंगे कि आपका S1 S2 ले लेंगे और strcat यहाँ पर लिख देंगे, है ना। ठीक है, strcat लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये लोग प्रिंट कर देंगे S1 इक्वल्स टू हेलो, S2 इक्वल्स टू वर्ल्ड, ठीक है। और आप जिनको ये पता नहीं होगा कि ये वाला जो है इसमें जुड़ करके इसी में स्टोर हो जाता है, वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। S1 का वैल्यू चेंज हो गया, जैसे ये पूरा ये चला होगा, strcat चला होगा, S1 का वैल्यू अब चेंज हो चुका है। S1 आपने हेलो लिया था, अभी हेलो वर्ल्ड हो चुका है S1, और S2 एज इट इज़ वही है, वर्ल्ड ही है, ठीक है। एक ये तो इसका ही हो गया। अब इसमें एक और पॉइंट है कि स्ट्रिंग वाला कैसे करते हैं। स्ट्रिंग वाला हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं स्ट्रिंग वाले का, तो इसमें ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, इसको थोड़ा हम लोग ये समझ लेते हैं। अब इसमें क्या है ना कि ये सीधा सीधा इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। इसका दो तरीका मैंने बताया था आपको, ये प्लस ऑपरेटर इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका इसमें क्या होता है, अपेंड वाला होता है, S1 डॉट अपेंड S2, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे तो S1 में क्या हो जाएगा,
S1 में ही S2 जुड़ करके आ जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, strcat की तरह ही हो रहा है, लेकिन वहाँ पर कैरेक्टर एरे इनपुट में था और यहाँ पर स्ट्रिंग का डाटा टाइप जो है, ये स्ट्रिंग डाटा टाइप जो है वो इनपुट में है। तो S1 में क्या किया, S2 जोड़ दिया और S1 का ही वैल्यू बदल जाता है। ठीक, एक चीज़। दूसरा चीज़, इसमें जब हम इसको ये करना चाहें, अब मान लीजिए हम HELL हो तो करना चाहें, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऑल्दो हमने S1 स्ट्रिंग के टाइप में डिफाइन किया है, लेकिन हम लोग S1 लोकेशन यूज़ करके 0 S1 1 इसको लोकेशन यूज़ करके हम लोग इसका इसका क्या हो जाएगा, H हो गया, ये E हो गया, तो इसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। जो लेटर्स हैं, आपके कैरेक्टर्स हैं, उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं इसको एज ए एरे यूज़ करके। ठीक है, ऑल्दो स्ट्रिंग में डिफाइन हुआ है, लेकिन एरे टाइप से हम इसका जो पोजीशन है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये बात अपेंड वाला बात और प्लस ऑपरेटर तो स्ट्रिंग के लिए मैंने बताया हुआ था, और ये भी शायद ये भी बताया ही हुआ है, मुझे ध्यान आ रहा है, ये भी बताया हुआ है। तो ये दोनों ही चीज़ आप ध्यान रखिएगा। मेन मेरा बताना मुद्दा जो था वो ये कैरेक्टर एरे वाला था। ठीक है, ये कैरेक्टर एरे जो है वो किस तरह से हम लोग उसको ऐड करते हैं, दो चीज़ से तरीके से ऐड करते हैं। इसलिए यहाँ पर ये जो सवाल है आपका बीपीएससी में एरर मारेगा, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या किया हुआ है, अलग ही ऑपरेटर रखा हुआ है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। तो सब्सक्राइब और शेयर कीजिए प्लीज़, और दोस्तों को भी बताइए। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 32 मिनट ही हुए हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ थम्स अप मारिए, कमेंट कीजिए, बताइए, कुछ सुझाव दीजिए। ठीक है, और जिस वीडियो में भी ना गलती हुई है ना, मतलब किसी वीडियो में, अब मनुष्य आदमी हूँ ना, मनुष्य हूँ मैं, है ना, तो कहीं कहीं हो सकता है गलती हो जाए। तो गलती ऐसे MCQ की नज़र से जनरली मैं कोशिश करता हूँ कि मतलब इस तरह की गलतियाँ ना हो, लेकिन अब वो क्या होता है कि मेरे पास जो नॉलेज है और जो MCQ की नज़र से नॉलेज है वो थोड़ा सा कहीं कहीं मिसमैच है। ठीक है, क्योंकि वो एक थ्योरी बना हुआ है जब वो पहला वर्जन बना, और हम लोग जो जिसमें ऑपरेट कर रहे हैं दैट इज़ 4th वर्जन में ऑपरेट कर रहे हैं, राइट। तो वो जो थ्योरी पहला वर्जन के हिसाब से चल रहा है, 4th वर्जन में चेंज हो चुका है, तो वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है एक दूसरे को। तो जो भी एरर्स होंगे या जो भी कुछ गलतियाँ होंगी तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो कभी भी आपको लगे कि सर इसमें सर आप कुछ गलत बता रहे हैं, तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं मेंशन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि सर आपने ये गलत बताया हुआ है, ये कुछ आपने अलग बताया हुआ है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम लोग साथ में मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए, इसी के साथ हम लोग इसको गुड नोट खत्म करते हैं। टाटा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।